हेलो यूपीएससी के शूरवीरों। मैं राहुल आपका अपने इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि लॉकडाउन में बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। अरे भाई, पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। हाँ, लॉकडाउन में अच्छा मौका है, अच्छे से पढ़ाई कर लो। यूपीएससी के सारे फंडे क्लियर कर लो। यूपीएससी जो है वो आपको याद रखना, लॉकडाउन के बाद छोड़ेगी नहीं। ठीक है। हाँ। अच्छा, पहली चीज़ ये कि मैंने जो पिछली वीडियो आपके साथ शेयर की थी, उस वीडियो को आपने देखा, कैसी लगी ये ज़रूर बताओ। कुछ डाउट रह गया कमेंट में ज़रूर लिखो। ठीक है। ये डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है, ये वन वे नहीं होना चाहिए। कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, कोई डाउट है, कोई चीज़ छूट गई है, क्योंकि मैं सारी चीज़ें, इतनी फैक्ट्स हैं, सारी फैक्ट्स में मुझे जो इम्पोर्टेंट लगे वही मैंने अपनी वीडियो में कवर किए हैं और आगे भी वही कवर करता रहूँगा। हाँ, अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ आप पूछेंगे तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूँगा। ठीक है, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर दूँगा। इसलिए और सबसे पहला काम जो करना है आपको वो ये करना है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ज़रूर। सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलती है। भाई, मोटिवेशन तो बहुत ज़रूरी है ना। अरे यार, मेहनत करते हैं, मोटिवेशन नहीं चाहिए क्या? ठीक है, करो करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ज़रूर दबाना, प्रेस करना बेल आइकन को, क्योंकि बेल आइकन से मैं कोई नई वीडियो जब भी शेयर करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा अच्छा, पिछली वीडियो में हमने एंशियंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। एंशियंट हिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि क्या सिग्निफिकेंस है, बेसिकली हिस्ट्री हमें क्यों पढ़नी चाहिए। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हमारा जो सोर्स है वो एनसीईआरटी है। ठीक है, एनसीईआरटी का हम सोर्स पूरा ले रहे हैं, वहाँ से पूरी जिस्ट उठा रहा हूँ मैं और हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ हमने जो पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि जो कॉलोनियल जो हमारे जो कॉलोनियल जो स्कॉलर्स थे उनके व्यूज़ क्या थे हमारे इंडियन हिस्ट्री के लिए और उनका योगदान क्या रहा, उनकी कंट्रीब्यूशन क्या रहा। ठीक है। तो उसके बाद आज हम जो शुरू करेंगे, आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 2 से, जिसमें हम बताएंगे उससे आगे का जो भी हमारा है, इसमें उससे आगे हमारे पास आता है कि अभी कॉलोनियल माइंडसेट तो हमने पढ़ लिया टुवर्ड्स इंडियन हिस्ट्री। अभी हम क्या पढ़ेंगे कि हमारा जो नेशनलिस्ट जो माइंडसेट था, मतलब उस समय हमारे नेशनलिस्ट जो इंटेलेक्ट्स, नेशनलिस्ट जो स्कॉलर्स थे, हिस्टोरियंस थे, वो हमारे उनके व्यूज़ क्या थे, कंट्रीब्यूशन क्या था उनका। तो एक हमारे जो हिस्टोरियन थे वो थे राजेंद्र लाल मित्रा जी। राजेंद्र लाल मित्रा जी ने क्या किया है कि जो पुरानी जो वैदिक टेक्स्ट थे उनको एक जगह एक बुक में इन्होंने पब्लिश किया और उसका बुक का नाम लिखा इन्होंने इंडो आर्यन। ठीक है। तो ये कौन थे? राजेंद्र लाल मित्रा जी जो हैं ये 1822 से 1891 तक के रहे और इन्होंने जो है एंशिएंट हेरिटेज के बहुत बहुत मतलब ये लवर थे। इनको बड़ा मज़ा आता था एंशिएंट हेरिटेज के बारे में लिखने में और इन्होंने क्या किया, एक नेशनलिस्ट व्यू को उन्होंने बुक में दिखाया, है ना। उसके बाद में एक रामकृष्ण गोपाल भंडारकर जी आए 1837 से 1925 एंड विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े 1869 टू 1926। ठीक है। तो ये महाराष्ट्र में जो डेडिकेटेड जो स्कॉलर्स थे उनमें से दो थे ये। तो इन्होंने बहुत मेहनत करी है। इन्होंने जैसे आरजी भंडारकर जी जो थे, इन्होंने पूरी जो सतवाहनाज जो डेक्कन जो उस समय डेक्कन के जो सतवाहनाज थे उनके पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में इन्होंने बहुत कुछ लिखा है और इन्होंने जो है वैष्णविस्ट एंड दूसरे जो रिलीजियस सेक्ट्स हैं उनकी जो है उनके बारे में भी इन्होंने काफ़ी वर्क किया है, काफ़ी इन्होंने उनके बारे में लिखा है। वीके रजवाड़े जो थे, ये क्या इन्होंने क्या किया, ये घर से मतलब
गांव-गांव जाके इन्होंने घर-घर जाके वैदिक टेक्स्ट को ढूंढा, उनको फिर एक जगह इकट्ठा किया। उनके बाद में फिर इन्होंने मराठा हिस्ट्री के बारे में पढ़ा लिखा। संस्कृत जो हमारे जो टेक्स्ट थे, संस्कृत टेक्स्ट को जो इन्होंने पढ़ा और उसके बाद में मराठा हिस्ट्री में पूरा लिखा। बेसिकली क्या हो रहा था उस समय ये हो रहा था कि जो कॉलोनियल माइंडसेट था या कॉलोनियल जो जितनी भी फोर्सेस थी उस समय, वेस्टर्न जितने भी थिंकर्स थे, वो मतलब कहीं ना कहीं उनका जो माइंडसेट था वो ये था कि जो इंडियन है, इंडियंस एक इन्फीरियर क्लैन है, ठीक है ना, इन्फीरियर सोसाइटी है, इनकी नॉलेज है ना वो कहीं ना कहीं कम रही है वेस्टर्न से। ये ऐसा जितने भी हमारे ब्रिटिश थिंकर्स थे, जर्मन थिंकर्स थे, ये सब ऐसे ही सोचते थे, स्पेशली ब्रिटिश थिंकर्स, क्योंकि जो ना ब्रिटिश को करना था रूल इंडिया पे, और वो चाहते थे कि इंडियंस ऐसे ही रहें। तो एक जो थ्योरी है इसके पीछे, वो ये कहते हैं कि ब्रिटिश ये चाहते थे कि इंडियंस हमेशा यही सोचते रहे कि उनको कुछ नहीं पता, और ब्रिटिश जो है वो नेचुरली उनसे सुपीरियर हैं, तो वो कभी विद्रोह नहीं करेंगे और वो कभी भी उनके खिलाफ नहीं जाएंगे। तो ये इनके माइंडसेट थे। लेकिन जो नेशनलिस्ट जो अप्रोच बाद में धीरे धीरे निकल के आई, उसमें हमें ये मतलब समझ में आता है कि नेशनलिस्ट लीडर्स जो है वो इनकी इस बात को समझ चुके थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडियन ग्लोरी को वापस लाने के लिए, इंडियन माइंडसेट से ये हटाने के लिए, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को हटाने के लिए उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को ढूंढना शुरू किया, इंडियन रिसोर्सेज को ढूंढना शुरू किया, उनको रेफ़र करना शुरू किया, ठीक है। तो उसी कड़ी में ये हमारे आर.जी. भंडारकर और वी.के. रजवाड़े, ये हमारे इन्होंने पूरा योगदान हमें हिस्ट्री के लिए दिया है। और एक हमारे पास जो हमारे बहुत बड़े हिस्टोरियन थे, पी.वी. कानेजी। पी.वी. कानेजी जो थे वो उनके जो कंट्रीब्यूशंस हैं इंडियन हिस्ट्री के लिए, उसके लिए उनको 1963 में भारत रत्न से भी अवार्ड दिया गया था, ठीक है। तो उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र 5 वॉल्यूम जो हैं वो लिखे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट वर्क रहा, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे और दूसरे इंडियन स्कॉलर्स थे जिन्होंने समय समय पर बहुत सारे किताबें लिखी। आगे चल के हमारे पास बिल्कुल जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे वो भी आए, जैसे कि एम.जी. राणा जी, जैसे कि वी.डी. सावरकर हैं और दादा भाई नौरोजी हैं। तो ये इन लोगों ने बहुत योगदान दिया इंडियन हिस्ट्री को आगे बढ़ाने में। जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी। तो ये सब जो है ना उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी हम जो है चैप्टर 3 पे आते हैं। चैप्टर 3 बेसिकली डील करता है कि टाइप ऑफ रिसोर्सेज जो हैं वो, मतलब हम जो हिस्टोरिकल रिसोर्सेज होते हैं, सोर्सेज होते हैं, जो हम जिनसे हम हिस्ट्री के बारे में कुछ रेफ़र करते हैं, हिस्ट्री को हमें पता लगता है कि हाँ मतलब ऐसा कुछ हुआ होगा, वो मतलब कितने प्रकार के होते हैं, उन टाइप्स क्या होती हैं उनकी। तो बेसिकली देयर आर 5 टाइप्स ऑफ द historical sources. The first one is the material remains, second one is the coins, third one inscription, fourth one is the literary resources, and fourth one is the foreign account. अगर हम मटेरियल रिसोर्सेज की बात करें, मटेरियल रिमेन्स जो बचे हैं, तो जो हमारे पूर्वज थे, एंशिएंट इंडियंस थे, उन्होंने बहुत सारे जो मटेरियल रिमेन्स हैं, बहुत सारे उन्होंने अभी जो मिलते हैं, बहुत सारे उनके अवशेष मिलते हैं। तो उनमें से कुछ तो हमारे पास जो है वो बिल्कुल अच्छे फॉर्म में है, एक पूरी बिल्कुल सही उसमें है, स्थिति में है। उनको देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। लोग जाते हैं, जैसे कि टेम्पल्स हैं साउथ इंडिया में, स्टोन टेम्पल्स हैं, ब्रिक मोनेस्ट्रीज हैं ईस्टर्न इंडिया, ये अभी भी वैसे ही खड़ी हुई हैं, ठीक है। मतलब उसमें बहुत ज़्यादा डैमेजेस नहीं आए हैं, वो पता है, हम उसको रेफ़र करते हैं
और धीरे धीरे उनकी रिसर्च चल रही है, लोग आ रहे हैं, स्कॉलर्स अभी भी स्टडी कर रहे हैं, अभी नई नई बातें निकल कर आ रही हैं लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा कुछ अभी डैमेज नहीं हुआ है, तो वो अभी प्रिजर्व्ड है एक तरह से, है ना। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ हमारे जो मटेरियल रिमेन्स हैं वो एक्चुअली दबे हुए हैं, उनको अभी जो है एक्सकेवेट नहीं किया गया है, ठीक है। तो वो बहुत अभी उनको बहुत जानना बाकी है, तो अभी रिसर्च कंटिन्यू चल रही है। जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो पूरी आर्कियोलॉजिकल मशीनरी जो है हमारी वो लगी हुई है खुदाई करने में, ढूंढने में, एक्सकेवेशंस करने में, ठीक है। तो अभी जैसे ही हम एक्सकेवेट करते हैं या ये जो हम माउंट्स को ढूंढते हैं, बेसिकली ये 3 तरीके के होते हैं, सिंगल कल्चर, मेजर कल्चर और मल्टी कल्चर, ठीक है। जो रिमेन्स होते हैं हमारे मटेरियल वो 3 तरीके के हो गए, सिंगल कल्चर, मेजर कल्चर एंड मल्टी कल्चर। सिंगल कल्चर माउंट्स जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं किसी एक कल्चर को, ठीक है। वहाँ मतलब उसमें दिखता नहीं, कोई दूसरा कल्चर हमें दिखता नहीं है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल उसका हम लगाते हैं कुषाण कल्चर, सतवाहना कल्चर, मतलब जो इस पीरियड के हमें माउंट्स मिले हैं उसमें हमें क्लियर कट देख के पता लग जाता है कि ये हम कुषाण वंश के हैं या कुषाण पीरियड के हैं, ठीक है। और ऐसे ही सतवाहना पीरियड का जो है उसका हमें जो भी हमें माउंट्स मिलते हैं उससे पता लगता है, देखते ही पता लग जाता है, उसमें हमें मिक्सचर नहीं लगता है किसी दूसरी। होता क्या है कि जो माउंट्स होते हैं वो लेयर दब जाते हैं ज़मीन में, तो उनके ऊपर लेयर चढ़ती रहती है, तो लेयर चढ़ती रहती है, तो जैसे जैसे हम उसकी खुदाई करते हैं हमें लेयर से पता लगता है कि हाँ ये मतलब इनके ऊपर किस पीरियड से रहे हैं, कब के रहे हैं, तो इनके उससे हमें मतलब आइडिया लग जाता है कि ये बेसिकली सिंगल कल्चर है या मल्टी कल्चर है। तो सिंगल कल्चर में हमें साफ पता लगता है कि यहाँ पर किसी दूसरी कल्चर का कोई इसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है, ठीक है। मेजर कल्चर माउंट्स जो होते हैं वो उस तरह के माउंट होते हैं कि जिनमें कुछ और भी कल्चर्स मिक्स होते हैं, बट एक पर्टिकुलर कल्चर जो होता है वो डोमिनेट करता है बाकी सब पे, उसका जो है प्रभाव वो ज़्यादा दिखाई देता है। और तीसरे तरह के कल्चर जो होते हैं मल्टी कल्चर माउंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो काफ़ी सारे जो कल्चर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, और वो सभी के सभी एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए नज़र आते हैं, तो ये होता है हमारे मल्टी कल्चर। आर्कियोलॉजी जब हम करते हैं तो उसका ये डेफिनेशन है कि माउंट्स को हम सिस्टमैटिक मैनर में जब डिगिंग करते हैं, है ना, और सक्सेसिव लेयर्स हटाते हैं और उसको मटेरियल लाइफ का हम पता लगता है, वो पूरी स्टडी को जो है उसके साइंस को हमें आर्कियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब हम जो टाइप्स ऑफ एक्सकेवेशन जो ये बहुत ज़रूरी है जानना, ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको कोई और नहीं बताएगा क्लास में, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को ध्यान में रखें। क्या है, ये टेक्निकल एंगल्स होते हैं, किस तरह से हम जो है हिस्टोरिकल एविडेंसेस जो होते हैं, हिस्टोरिकल सोर्सेज जो होते हैं उनको पता लगाते हैं, या उन क्या तरीके होते हैं। ये एग्ज़ाम्स में स्पेशली यूपीएससी में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा सकते हैं, मीन्स में बहुत ज़्यादा यूज़ हो सकता है, इवन इंटरव्यूज़ में बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये एक अंडरस्टैंडिंग बनती है किस तरह से हम इन चीज़ों को करते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग बनती है तो उसके बाद में कॉन्फिडेंस भी अलग आता है, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जाननी। तो टाइप्स ऑफ एक्सकेवेशंस में हमें 2 टाइप की जो हैं एक्सकेवेशन होती है, एक वर्टिकल होती है और एक होती है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल एक्सकेवेशन में हम जो डिगिंग करते हैं साइट पे, वो डिगिंग वर्टिकली होती है, और हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन में डिगिंग जो करते हैं वो हॉरिजॉन्टली करते हैं, ठीक है। अब वर्टिकल मैंने कहा ना, टाइम के बाद में जैसे जैसे लेयर, जैसे टाइम बीतता है उसके ऊपर सैंड की डस्ट की लेयर चढ़ती जाती है,
तो जब हम वर्टिकल एक्सकेवेशन करते हैं तो हर लेयर से हमें पता लगता है, लेयर बाय लेयर हम जब उसकी एक्सकेवेट करते हैं, डिगिंग करते हैं, तो हमें पता लगता है कि ये साइट का मतलब कि कितनी जो है स्टेजेस में ये यहाँ तक पहुँची है, और हमें उसकी एक्चुअल एज का पता लगता है, उसके एक्चुअल जो उसकी जो एग्जिस्टेंस की बिलोंगिंग जो है उस पीरियड की, उसका पता लगता है। ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन होती है वो ज़्यादातर वो एक पीरियड की होती है, लेकिन वो साइट बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। इस लिहाज से अगर हम देखें तो हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन जो होती है ये बहुत एक्सपेंसिव होती है। ठीक है। अब एक बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जीके वगैरह में भी पूछते हैं, जीएस में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड पूछते हैं। व्हाट इज़ रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड? बेसिकली रेडियो कार्बन और कार्बन 14 जो होता है, ये कार्बन जो होता है उसका एक रेडियो आइसोटॉप होता है। तो ये जो रेडियो आइसोटॉप होता है कार्बन का, कार्बन एक ऐसा मटेरियल है जो हर लिविंग ऑब्जेक्ट में पाया जाता है। ठीक है। तो कार्बन 14 का जो होता है, जब कोई भी जो लिविंग ऑब्जेक्ट है वो एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है, उसके बाद में उसका कार्बन 14 जो होता है वो डीके होना शुरू होता है। तो जब हम उसके डीकेइंग की जो वैल्यू देखते हैं कि कितना डीके हुआ, उसको मेज़र करते हैं, तो हमें पता लगता है कि उसकी एक्चुअल में एज कितनी है। ठीक है। तो मतलब हम जो एक रिमेन्स जो होते हैं मटेरियल, उसकी एज पता करने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड यूज़ किया जाता है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। उसके बाद में हमारा जो सेकंड जो एविडेंस होता है, जनरली सेकंड जो सोर्स होता है, हिस्टोरिकल सोर्स, होता है कॉइन्स। अब इसमें हम जो कॉइन्स की जो स्टडी करते हैं तो उसको न्यूमिस्मैटिक्स बोलते हैं। और अब जो हमारे पास जो सबसे पुराने जो कॉइन्स थे, उसमें हमारे पास जो कुछ जो उनके ऊपर जो आकृति होती थी वो सिंबल्स होते थे। ठीक है। उसमें किसी की फ़ोटो नहीं होती थी। लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, उन सिक्कों पे अब धीरे धीरे राजाओं की और देवताओं की उनकी तस्वीरें होती थी और डेट डली होती थी, डेट डलने लगी। धीरे धीरे सिक्कों का बड़ा मतलब इम्पोर्टेंट रोल होने लगा, क्योंकि ट्रेड होती थी तो हमें दूसरे देशों के भी सिक्के पाए गए हैं। तो दूसरे देशों से सिक्के पाए गए तो उनसे पता लगता था किस किस कंट्री के साथ में इंडिया की ट्रेड होती थी। ठीक है। तो इस तरह से सिक्कों का जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द फाइंडिंग ऑफ हिस्ट्री इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है। तो इकोनॉमिक हिस्ट्री तो पूरी हम सिक्कों से पता लगाया जा सकता है। ठीक है। गुप्ताज जो थे, गुप्ताज के टाइम पे, गुप्ता जो पीरियड था, वो सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स अगर किसी पीरियड में अगर इश्यू हुए हैं, मिले हैं, वो गुप्ता पीरियड था। ठीक है। पोस्ट मौर्यन और गुप्ता पीरियड पे कॉमर्स मतलब सिक्के इतने ज़्यादा मिले हैं कि हमें इस पीरियड के सिक्के इतने मिले हैं, तो इससे पता लगता है कि उस समय की कॉमर्स कितनी अच्छी रही होगी। बहुत अच्छी कॉमर्स थी, बहुत अच्छी ट्रेड हुआ करती थी, बहुत अच्छी क्या कहते हैं व्यापार हुआ करता था उस समय। ठीक है। और ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो कॉइन्स थे उन पे राजाओं के और ईश्वर के या फिर देवताओं के जो हैं उनकी चित्र मिले हैं, और दूसरे तरीके के हैं रिलीजियस सिंबल्स भी मिले हैं, और बहुत सारी कुछ रिलीजियस लेजेंड्स लिखे हुए हैं। तो उस समय के रिलीजन किस तरह का था। ठीक है। और मतलब क्या क्या चीज़ें होती थी, तो वो चीज़ें सब हमें रिलीजियस एंगल, सोशल एंगल,
इकोनॉमिक एंगल सब सिक्कों से पता लग सकता है। इसलिए से जो कॉइन्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस होते हैं, ठीक है। अब हम हमारे पास तीसरा जो एविडेंस होता है, तीसरे जो हमारे पास जो सोर्स होता है, हिस्टोरिकल सोर्स जो होता है, इंस्क्रिप्शंस होते हैं। इंस्क्रिप्शंस बेसिकली जो उनकी स्टडी जो होती है उसको एपिग्राफी बोलते हैं, ठीक है। और पैलियोग्राफी जो होती है वो होती है कि पुराने ज़माने की जो राइटिंग होती हैं, स्क्रिप्ट जो होती हैं और इंस्क्रिप्शंस जो होते हैं, उनको जो उनकी जो स्टडी होती है, जो इंस्क्रिप्शंस में जो राइटिंग जो होती है उनकी स्टडी जो होती है उसको पैलियोग्राफी बोलते हैं। तो इंस्क्रिप्शन कहाँ कहाँ बनाए किए जाते थे, ये सील्स पे किए जाते थे, स्टोन पिलर्स पे किए जाते थे, रॉक्स पे किए जाते थे, कॉपर प्लेट पे किए जाते थे, टेम्पल वॉल्स पे किए जाते थे, ब्रिक्स और इमेजेस पे किए जाते थे, ठीक है। तो ये हमें ये सब सोर्सेस हमें मिले हैं अभी तक। तो और इनमें सबसे जो पुराना जो इंस्क्रिप्शन है वो अशोकन पीरियड का है, 3rd सेंचुरी BC का, जिसको कि प्राकृत लैंग्वेज उसमें लिखा गया है, ठीक है ना। अब संस्कृत अभी तक हमारे पास जो जो एविडेंस मिले हैं, हिस्टोरिकल एविडेंसेस, उनमें संस्कृत जो थी वो अभी तक मतलब 3rd सेंचुरी BC तक तो नहीं आई थी। ये कब आई? ये 2nd सेंचुरी AD के बाद से संस्कृत हमें इंस्क्रिप्शंस पे मिलने लगी है और बहुत ज़्यादा ये वाइड स्प्रेड हुई है 4th and 5th सेंचुरी AD में। अच्छा, अब क्या हुआ कि ये 9th और 10th सेंचुरीज AD आते आते क्या हुआ कि जो इंस्क्रिप्शंस थे वो अब रीजनल लैंग्वेजेस में लिखे जाने लगे। तो हमें जो एविडेंसेस मिले हैं उसमें ये हुआ कि 9th सेंचुरी 10th सेंचुरी के जो इंस्क्रिप्शंस थे वो अब रीजनल लैंग्वेजेस में मिले हैं, जैसे बांग्ला और दूसरी लैंग्वेजेस, ठीक है। अच्छा, अभी एक कॉर्पस इंस्क्रिप्शन इंडिकैरम, ये सीरीज़ है, मौर्य एंड गुप्ता इंस्क्रिप्शंस के कलेक्शन है ना, उनकी एक सीरीज़ है पूरी, ठीक है। अब इसको ये पॉइंट है, इम्पोर्टेंट है, ये प्रीलिम्स में आ सकता है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। और दूसरा, अशोकन इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो ज़्यादातर ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं। ये जो हमें फ़ोटो हमने लगाई है, ये हमें जो दिख रहा है चित्र, ये बेसिकली ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। ब्राह्मी स्क्रिप्ट में आप जो हम लिखते थे, जो स्क्रिप्ट जो राइटिंग होती थी वो लेफ़्ट टू राइट होती थी। हम आजकल भी जो हम देवनागरी लिपि में जो लिखते हैं, देवनागरी स्क्रिप्ट में जो लिखते हैं, वो भी आप देखेंगे तो लेफ़्ट टू राइट होती है, ठीक है। लेकिन आजकल ये बहुत बात चलती है, बड़ा हम जो है उर्दू को बड़ा बुरा मानते हैं। काफ़ी लोग हैं जो उर्दू से थोड़ा खफा रहते हैं और मतलब उनको लगता है कि उल्टा सब कुछ, हमारी हिंदी हम लेफ़्ट टू राइट लिख रहे हैं और उर्दू को राइट टू लेफ़्ट लिखते हैं। तो वो थोड़ा सा उनके मन में एक नाराज़गी रहती है कि ऐसा क्यों करते। तो ऐसा नाराज़गी करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी एंशिएंट लैंग्वेजेस जो थी भारत में, उनमें से कुछ लिपि थी वो हमारे यहाँ बहुत पहले से राइट टू लेफ़्ट पे लिखी थी। उनमें से एक खरोष्टी स्क्रिप्ट थी। अशोक के काफ़ी सारे इंस्क्रिप्शंस खरोष्टी स्क्रिप्ट में भी लिखे हुए हैं। सबसे ज़्यादा ब्राह्मी में, खरोष्टी में भी कुछ हैं। तो खरोष्टी जो थी वो राइट टू लेफ़्ट ही लिखी जाती थी। तो प्लीज़ ऐसा कोई अपने मन में एक वो ना बनाए किसी के खिलाफ भी, ठीक है। ये खरोष्टी स्क्रिप्ट की एक इमेज है, इसको गौर से देख लीजिए। कभी मैं जस्ट एक उसके ऊपर नज़र डालने के लिए मैंने इसमें आपको दिखाई है ये। अच्छा, अब क्या था कि जब गुप्ता पीरियड जब एंड हुआ तब तक ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो थी वो मेन स्क्रिप्ट थी, मतलब वो उसमें ज़्यादातर जो हमें इंस्क्रिप्शन मिलते हैं वो ब्राह्मी में ही मिलते हैं। ये तकरीबन 7th सेंचुरी AD की बात है, ठीक है। अब जो सबसे पुराना जो इंस्क्रिप्शन है, हड़प्पन इंस्क्रिप्शन, वो
अप्रोक्सीमेटली 2500 BC का है, 2500 BC। आप समझ सकते हैं कितना पुराना इंस्क्रिप्शन है। वो एक सील पे हमें मिला, ठीक है। अच्छा, अब हम 14th सेंचुरी AD की बात करें तो 14th सेंचुरी AD में फिरोज शाह तुगलक जो सुल्तान हुआ करता था दिल्ली का, उसको 2 अशोकन पिलर मिले, उन पे इंस्क्रिप्शंस थे। एक मिला मेरठ में, जो मैंने आपके ये वीडियो में आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पे लेफ़्ट साइड में मेरठ वाली जो इंस्क्रिप्शन है अशोकन पिलर का, उसकी फ़ोटो है। और दूसरा जो है वो मिला टोपरा, हरियाणा में एक जगह थी, वहाँ पर। ये राइट साइड जो है स्क्रीन पे जो फ़ोटो लगी हुई है, इमेज लगी हुई है, वो टोपरा पिलर इंस्क्रिप्शन की है। दोनों अशोक के पिलर से, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया है कि इन दोनों पिलर्स को उठा के दिल्ली में स्थापित करवा दिया। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये काफ़ी, आप अभी पुराने क्वेश्चन आप चेक करेंगे यूपीएससी के, आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अभी हम जो इंस्क्रिप्शन की जो टाइप्स है उसकी बात करेंगे तो बहुत तरीके के टाइप्स होते हैं, है ना। सम इंस्क्रिप्शंस बेसिकली कन्वे द रॉयल ऑर्डर्स एंड डिसीजन रिगार्डिंग द सोशल, रिलीजियस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, ठीक है। मतलब होता क्या था कि राजा के कुछ जो ऑर्डर्स थे पब्लिक के लिए, वो रिलीजियस ऑर्डर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के ऑर्डर्स, वो सब जो कन्वे करता है। कुछ ऐसे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, कुछ बिल्कुल पूरी तरह से रिलीजियस इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, बुद्धिज़्म से रिलेटेड है, जैनिज़्म से हैं, वैष्णविज़्म से, शैविज़्म से हैं, ठीक है ना। कुछ एकदम अलग तरीके के इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जिनमें कि राजा जो है, राजा की जो है केवल वीरता की बातें की गई हैं, उसकी विजय की गाथाएं लिखी हुई हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि राजा की डिफीट्स और वीकनेस की बात किसी भी इंस्क्रिप्शन में नहीं मिली है अभी तक। अच्छा, ऐसे जो इंस्क्रिप्शंस हैं उसमें एक इम्पोर्टेंट इंस्क्रिप्शन है इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, समुद्रगुप्त का इंस्क्रिप्शन है वो। ये देखिए इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन की एक इमेज है, तो ये इस टाइप से दिखता है। ये लेफ्ट मोस्ट जो इमेज है वो पूरी कंप्लीट इमेज है, और उसके बाद में जो पिलर की पूरी इमेज है, और उसके बाद जो मिडल में जो इमेज है वो इंस्क्रिप्शन जो है उसकी इमेज है। मतलब उसको हम जूम करके देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। इंस्क्रिप्शंस जो बेसिकली, कई सारे इंस्क्रिप्शन ऐसे भी हैं जो लैंड ग्रांट्स की इसमें से डिटेल लिखी हुई है, किसको दिया है, क्या किया है ना। कुछ इंस्क्रिप्शंस में रिवेन्यू, विलेज जो हमने रेवेन्यूज़ क्या क्या किस को कहाँ से मिला उसकी डिटेल है, और जो मॉन्क्स को विलेजेस दिए हैं उनकी डिटेल्स हैं, है ना। मॉन्क्स को दिए हैं, प्रीस्ट को दिए हैं, टेम्पल्स को दिए हैं। पहले ऐसा होता था कि राजा जो है टेम्पल्स को गांव दे दिया, तो उन सब की जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो भी मिले हैं। लेकिन ये सब जो इंस्क्रिप्शंस थे जो ये सब कॉपर प्लेट पे किए जाते थे। जितने भी हमें अभी तक मिले हैं कॉपर प्लेट पे मिले हैं। अच्छा, इन जो कॉपर प्लेट वाले जो इंस्क्रिप्शंस हैं जिनमें ये लैंड ग्रांट की बात कर रहे हैं, और ये जो हम जो है विलेजेस को देने की बात कर रहे हैं, ये सब जो है प्राकृत, संस्कृत, तमिल और तेलुगु लैंग्वेजेस में मिले हैं अभी तक। अच्छा, अब उसके बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट जो सोर्स होता है वो होता है लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स क्या होता है बेसिकली, हाँ मैंने पहले ही बोला था हमारी पिछली वीडियो में कि किसी भी सिविलाइजेशन को तब तक सिविलाइज नहीं बोला जाता तब तक कि हमें ये ना पता लगे कि वहाँ पर उनको उनकी जो है राइटिंग स्क्रिप्ट थी कोई, मतलब उनको लिखना आता था। तो अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट में बात करेंगे तो हम ये क्लियरली कह सकते हैं कि एंशिएंट इंडियंस जो थे वो
और राइटिंग जानते थे, और इसकी जो हमें प्रमाण मिले हैं, इसके जो एविडेंसेस मिले हैं, वो बेसिकली बिलोंग करते हैं 2500 BC तक। मतलब हमें वहाँ तक ये पता लगता है 2500 तक कि इंडियंस बेसिकली राइटिंग स्क्रिप्ट थी इंडियंस की, वो जानते थे लिखना, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो सबसे पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट है, जिसको हम बेसिकली एक लिटरेरी वर्क के रूप में हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, वो बेसिकली 4th सेंचुरी AD की हमें मिली है, उससे पुरानी नहीं है, ठीक है। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो मैन्युस्क्रिप्ट जो हमारे पास जो मिली हैं इंडिया में, जो है मैन्युस्क्रिप्ट जो लिखी गई हैं वो ज़्यादातर बार्क में लिखी हैं और पाम लीव्स पे लिखी हुई हैं, ठीक है। जबकि सेंट्रल एशिया में जो मिली हैं वो शीप लेदर पे लिखी हुई हैं, वुडन टैबलेट्स पे लिखी हुई हैं। तो हमें जो ये जो 4th सेंचुरी AD की जो ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट लिखी हुई है, ये बेसिकली प्राकृत लैंग्वेज में मिली है और ये सेंट्रल एशिया में ही मिली है। तो इससे हमें ये भी पता लगता है कि जो इंडियन जो लैंग्वेज थी प्राकृत, वो सेंट्रल एशिया तक चली गई है, मतलब वहाँ तक लोग प्राकृत बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में अब बहुत सारी जो एंशियंट जो बुक्स हमें मिलती हैं, वो बेसिकली उनकी थीम जो थी वो रिलीजियस थीम्स थी, जैसे कि वेद, रामायण, महाभारत। तो हमारे पास जो सबसे पुरानी जो रिटन जो वर्क्स हैं वो ज़्यादातर रिलीजियस फॉर्म में ही हैं, ठीक है। अब जैसे ऋग्वेदा की बात हम करते हैं, तो ऋग्वेदा जो है सबसे पुराना वेद है, 1500 से 1000 BC, यानी कि 1500 to 1000 BC में ये लिखा गया। मेनली इसमें क्या है, इसमें प्रेयर्स थी बेसिकली, ठीक है ना। इसके बाद के जो वैदिक टेक्स्ट थे उसमें हमें रिचुअल्स मिल जाएंगे, मैजिक के बारे में लिखा हुआ है, माइथोलॉजिकल स्टोरीज हमारे पास उसमें लिखी हुई हैं, ठीक है। लेकिन ऋग्वेदा में केवल प्रेयर्स हैं। अथर्ववेद, यजुर्वेद, ब्राह्मणास, अर्यंकास, उपनिषद, ये सभी के सभी इनकी जो कंपाइलेशन की जो पीरियड है वो 1000 to 500 BC है। उपनिषद बेसिकली फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशंस उपनिषद में लिखी गई हैं, ठीक है ना। एक वेदों के अलावा एक वेदंगास भी हुआ करते थे, होते हैं। वेदंगास बेसिकली लिम्स ऑफ वेदास बोलते हैं इनको। लिम्स ऑफ वेदास इसलिए बोला जाता है क्योंकि वेदों को समझने के लिए, उनके अंडरस्टैंडिंग के लिए इनको लर्न करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। वेदंगास क्या होते हैं? बेसिकली वेदंगास जो होते हैं ये फेनेटिक्स, शिक्षा, रिचुअल्स, कल्प, ग्रामर, व्याकरण, एटिमोलॉजी मीन्स द हिस्ट्री ऑफ ऑरिजिन ऑफ वर्ड्स, ठीक है, निरुक्ता, मैट्रिक्स, छंद एंड एस्ट्रोनॉमी, ज्योतिष, इन सब के बारे में वेदंगास में मिलता है। तो हमें जब ये सब बातें पता लगती है तो एक्चुअली में वेद को जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें फिर उसके बाद में वेद पढ़ते हैं तो हमें उनकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी होती है। तो इसलिए वेदंगास वर वेरी इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द वेदास। ये परसेप्ट इन प्रोज की फॉर्म में लिखे गए हैं, सूत्र की फॉर्म में। अच्छा, मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ दिस राइटिंग इन द ग्रामर ऑफ पनीनी। पनीनी ने जो ग्रामर लिखी हुई है 400 BC में, वो मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है इस तरह की राइटिंग का। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा रिलीजियस जो टेक्स्ट है वो महाभारत है। महाभारत बेसिकली 10,000 BC से लिखना शुरू हुआ और लिखते लिखते 4th सेंचुरी AD तक ये पूरा हुआ है। तो ओरिजिनली इसमें 8,800 वर्सेस थे, 800 वर्सेस। इसका नाम था जया विजया, बाद में विजया भी बोलने लगे, ठीक है ना। अच्छा, हुआ क्या कि ओरिजिनली इसको जो इनकी जो कंपाइलेशन की शुरुआत की वो उसको कहा जाता है ये वेद व्यास ने की।
ठीक है। तो अल्टीमेटली महाभारत को जय संहिता भी बोलते हैं, उसका भी एक कारण यही है कि स्टार्टिंग का जो 8800 वर्सेस जो थे उसको जो नाम दिया गया था वो जया दिया था। अच्छा, धीरे धीरे इनको फिर और बढ़ाया गया और ये वर्सेस 24,000 से होने लगे और इसका नाम रखा गया भारत। और इसका फाइनल कंपाइलेशन जो हुआ उसमें 1,00,000 वर्सेस थे और फिर उसका नाम दिया महाभारत और सतशहरी संहिता। तो जय संहिता सतशहरी संहिता बनी 4th सेंचुरी AD तक, ठीक है ना। और इस पीरियड में जो इसका जो इसके रिफ़र करके जो हमें आइडिया ये लगता है कि जो महाभारत का जो कॉन्फ्लिक्ट था दैट में बिलोंग टू द लेटर वैदिक पीरियड। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, ऐसे पॉइंट्स हैं कि कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनको नोट कर लिया जाए, ठीक है। और कुछ डाउट हो तो उस पर्टिकुलर मैं बहुत ज़्यादा फैक्ट्स नहीं बता रहा हूँ, मैं थोड़ा अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको थोड़ा थोड़ा जिस्ट सी मिल जाएगी, तो उससे क्या होगा कि हमें आइडिया लगेगा और फिर हम आगे जब हमारे एडवांस फेज में जब हम होंगे तो इन सब पॉइंट्स का, इन सब फैक्ट्स का, इन सब कंसेप्ट्स का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहेगा और एडवांस स्टेजेस में चीज़ों को याद करने में, समझने में और उनको लिंक करने में एक दूसरे से, ठीक है। द नेक्स्ट religious text was the Ramayana of Valmiki, not Ramcharitmanas, it's Ramayana of Valmiki. तो basically Ramayana consisted originally 6,000 verses और ये जो 6,000 वर्सेस थे ये बाद में 12,000 वर्सेस में इनको मतलब बढ़ा दिए गए, टोटल 12,000 वर्सेस हो गए, ठीक है ना। अच्छा, ये क्या था, ये इनकी कंपाइलेशन जो थी, कंपोजिशन जो थी वो 5th सेंचुरी BC से शुरू हुई और 12th सेंचुरी AD तक पूरा हुआ। तो इससे हमें क्लियरली ये पता लगता है कि जो रामायण थी वो महाभारत के बाद में लिखी गई, ठीक है। बाद में ही लिखना शुरू हुई और बाद में, क्योंकि वो 4th सेंचुरी AD तक पूरी लिख गई थी, ये 12th सेंचुरी AD में जाके कंप्लीट हो रही है। तो ये तो रही हिस्टोरिकल एविडेंस की बात, लेकिन माइथोलॉजी में हमें ये कहा जाता है कि रामायण जो थी वो पुरानी है एज़ कंपेयर टू महाभारत। तो ऐसा, लेकिन हिस्टोरिकल एविडेंस में इसको हमें कहा जाता है कि रामायण जो है, क्योंकि जैसे जैसे हमें जो एविडेंसेस मिले हैं टेक्स्ट के थ्रू, उससे क्लियरली पता लगता है कि ये 5th सेंचुरी BC से शुरू हुई है और 12th सेंचुरी AD में जाके ये पूरी की पूरी कंपाइल की गई। अच्छा अच्छा, ये क्या है कि रामायणों को जो हम पढ़ते हैं, उसको देखते हैं, तो ये पता लगता है कि ये यूनिफाइड ज़्यादा है महाभारत के कंपैरिजन में, ठीक है। इसकी जो संस्कृत है वो थोड़ी सी और मतलब जो संस्कृत, महाभारत भी संस्कृत में लिखी है, रामायण भी संस्कृत में लिखी है, लेकिन रामायण जो है उसकी जो संस्कृत है वो थोड़ी सी ज़्यादा रिफाइंड संस्कृत है एज़ कम्पेयर टू महाभारत। तो ये एक और एग्जाम्पल है कि हमारी जो रामायण है वो बाद में लिखी गई है, तब तक संस्कृत बहुत अच्छी रिफाइंड फॉर्म में यूज़ की जाती थी, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास आते हैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो हैं जनरली पाली में लिखे गए हैं। सबसे पुराने जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं वो हमें श्रीलंका के मिलते हैं, पाली में लिखे हुए, ठीक है ना। पाली बेसिकली मगध और साउथ बिहार जो क्षेत्र है इसमें बोली जाती थी, इसकी लैंग्वेज थी। तो ये जब हम इसको पढ़ते हैं, पुराने जो ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो मिलते हैं हमें, उससे हमें पता लगता है कि ये इस मगध क्षेत्र जो है और ये हमारा साउथ बिहार का क्षेत्र बुद्ध के टाइम पे यहाँ पर किस तरह का सिस्टम था, ठीक है। इन किताबों से, इन जो
टेक्स्ट हैं इनसे ये हमें पता लगता है कि उस समय माना जाता था कि बुद्धा जो है 550 बर्थ से 550 बर्थ से ज़्यादा इन्होंने लिए हैं। तो ये 550 से ज़्यादा बार ये इन्होंने जन्म लिया है और कई बार तो एनिमल फॉर्म में लिया है, ठीक है ना। तो इनकी जो हर एक बर्थ की जो स्टोरी है वो जातक उनको बोलते हैं, तो वो ये टेल स्टोरीज होती हैं। तो ये जातक कहानियाँ बड़ी फेमस है बुद्धिस्ट टेक्स्ट के नाम पर। अगर हम बुद्धिस्ट टेक्स्ट की बात करें सबसे पुरानी यही हमें मिलती हैं। तो ये जातक टेल्स हम देख सकते हैं बुद्ध की। उसके बाद हमें जैन टेक्स्ट जो मिलते हैं, जैन टेक्स्ट की जो लैंग्वेज थी वो प्राकृत थी। और फाइनली ये कंपाइलेशन जो हुआ है इनका वो 6th सेंचुरी AD में वल्लभी गुजरात में हुआ, ठीक है। अच्छा, ये क्या बताते हैं, ये बेसिकली ईस्टर्न यूपी जो था महावीर के टाइम में, उनके टाइम की पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में हमें बताते हैं। और ये ट्रेड और ट्रेडर्स के बारे में बताते हैं उस समय महावीर के टाइम में, ठीक है। उसके बाद में हम अगर बात करें तो सेक्युलर टेक्स्ट की बात करते हैं। सेक्युलर टेक्स्ट में बेसिकली हमारे पास अर्थशास्त्र सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है। अर्थशास्त्र कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य, इनका ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे थे। और मौर्य वंश के बहुत अच्छे इन्होंने जो हमें वो दिए हैं, इंफॉर्मेशन दी है अर्थशास्त्र ने, ठीक है ना। ये कुल पूरी तरह से 15 किताबों में डिवाइडेड है, 15 बुक्स में। सेकंड और थर्ड जो है वो सबसे पुरानी बुक्स हैं। और ये फाइनल जो इनका हुआ है, जो कंपाइलेशन फाइनल जो वो हुआ है, तो ये क्रिश्चियन इरा की शुरुआत में हुआ है, ठीक है। तो ये मौर्य काल के जो स्टेट और सोसाइटी है उसके बारे में हमें बताते हैं। इसके अलावा अभिज्ञानम शकुंतलम जो है सबसे फेमस ड्रामा है कालिदास का, वो हमें जो है गुप्ता पीरियड में नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में जो हमारे सोशल एंड कल्चरल लाइफ थी उसके बारे में बताता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में हम संगम लिटरेचर की बात करते हैं। संगम लिटरेचर इज ऑल्सो सेकुलर लिटरेचर, ठीक है, क्योंकि इसमें किसी रिलीजियस उसकी बात नहीं की। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि संगम को हम बेसिकली जनरली रेफर कर सकते हैं रिलीजियस से, जो कि गलत होगा। तो क्वेश्चन ये कन्फ्यूज़न के लिए दे सकते हैं, यूपीएससी पूछ सकती है कि संगम लिटरेचर में ये पॉइंट डाल सकती है कि दीज वर रिलीजियस और दीज वर सेक्युलर नेचर। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये संगम लिटरेचर जो था पूरी तरह से सेक्युलर था। 3000 लाइन्स ऑफ पोइट्री इसमें है संगम लिटरेचर में, और ये 8 एंथोलॉजीज में अरेंज की गई हैं। इन 8 एंथोलॉजीज को क्या बोलते हैं, एटुटोकई, ठीक है। और ये वैदिक टेक्स्ट से इसलिए डिफरेंस है क्योंकि वैदिक बेसिकली रिलीजियस टेक्स्ट है और संगम सेकुलर टेक्स्ट है, ठीक है। और ये बेसिकली तमिल सेटलमेंट की बात यहाँ पे हमें रेफरेंस मिलता है इन संगम लिटरेचर में। इसमें हमें कावेरीपट्टनम का एक मुख्य रूप से जिक्र मिलता है। अच्छा, संगम लिटरेचर में हमें यवनास के बारे में बताया गया है। यवनास बेसिकली वेस्टर्न पीपल को, ग्रीक्स को और लैटिन पीपल को, इनको हमें यवनास कहा गया है संगम में। और ये क्या करते थे, ये बेसिकली ट्रेड करते थे इंडिया के साथ उस समय तमिलनाडु पे। और तमिलनाडु पे ये क्या ट्रेड करते थे, ये कुछ खरीदने आते थे। क्या खरीदते थे, ये ब्लैक पेपर खरीदते थे और ब्लैक पेपर के बदले में ये गोल्ड देकर जाते थे तमिलनाडु पे, ठीक है। अब आप सोच सकते हैं कि ब्लैक पेपर कितना इम्पोर्टेंट स्पाइस था उस समय का, कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ थी, ठीक है। वो लेने आते थे। और ये यहाँ पे क्या सप्लाई करते थे, यहाँ पर वाइन और वीमेन स्लेव्स को, यहाँ के जो तमिल नेटिव्स जो थे उनको सप्लाई करते थे, ठीक है। मेजर सोर्स ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ तमिल पीपल इन द अर्लियर क्रिश्चियन सेंचुरी was also derived through this Sangam literature,
इसके बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट हिस्टोरिकल सोर्स होता है वो होता है फॉरेन अकाउंट्स। फॉरेन अकाउंट्स में क्या आ जाता है, बेसिकली क्या होता है, फॉरेनर जो भी इंडिया में ट्रैवल करते हैं वो इंडिया के बारे में कुछ लिखे हैं जिन्होंने, तो उनके जो वर्क रहे हैं उससे हमें इंडियन सोसाइटी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन लोग, पीपल, उनके बारे में। अच्छा, फॉरेन अकाउंट्स में एक चीज़ है कि काफ़ी हमें पब्लिक लाइफ में काफ़ी पता लगता है, क्योंकि केवल राजा के द्वारा लिखे हुए जो या स्टेट स्पॉन्सर्ड जो भी टेक्स्ट होंगे उसमें हमें बेसिकली राजा की ही महिमा गठन ज़्यादा होगा उसमें, ठीक है। तो उसी की बात ज़्यादा कर रहे होंगे कि राजा ने ये किया, राजा ने वो किया, लेकिन पब्लिक लाइफ के बारे में हमें जो पता लगता है वो बेसिकली इन्हीं चीज़ों से लगता है। फॉरेन टैक्स उसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हमें फॉरेन टैक्स, जब हम एंशिएंट इंडिया की बात करते हैं तो हमें बहुत सारे, जैसे अलेक्जेंडर इन्वेजन की बात हम करते हैं तो उस समय हमारे पास कोई इंडियन रेफरेंस हमें उस समय का नहीं मिलता है अलेक्जेंडर इन्वेजन का, अलेक्जेंडर का जो हमें रेफरेंस मिलता है वो ग्रीक वर्क्स में मिलता है, ग्रीक सोर्सेज से मिलता है। तो उन्होंने बताया है, ग्रीक्स जो होते चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस बोलते थे, उन्होंने ही उन्हीं ग्रीक जो रेफरेंसेस हैं उन्हीं से हमें पता लगता है कि चंद्रगुप्त का जो एक्सेशन था 322 BC में हुआ, ठीक है। उसी समय चंद्रगुप्त के टाइम पे ही एक मेगास्थनीज आए थे इंडिया में, उन्होंने इंडिका लिखी बुक, उसमें इंडिका में इन्होंने जो है मौर्य पीरियड के सोशल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है। और एक लैटिन बुक है नेचुरलिस हिस्टोरिया प्लिनी की, ये 1st सेंचुरी AD में लिखी गई है। इससे हमें पता लगता है कि देयर वर ट्रेड रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड इटली, ठीक है। चाइनीज़ ट्रैवलर्स फाहीन, हिंसांग, ये इंडिया में आए 5th and 7th सेंचुरी AD में। इन्होंने भी काफ़ी हद तक काफ़ी इम्पोर्टेंट जो हमें एविडेंसेस दिए हैं इंडियन सोसाइटी, इंडियन पब्लिक, इंडियन स्टेट उस समय की क्या थी उसके बारे में, तो इससे हमें पता लगता है, ठीक है। दोस्तों, ये वीडियो मैं आज अपनी यहीं पर ख़त्म करता हूँ। और देखिए, बहुत सारे फैक्ट्स जो हैं मैं जानबूझकर नहीं डालता हूँ वीडियो में, क्योंकि हर चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं केवल एक लिस्ट बना कर आपको दे रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको अंडरस्टैंडिंग में हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन किताब आपको पढ़नी पड़ेगी, बुक आपको पढ़नी पड़ेगी। बहुत अच्छा टाइम है, पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, और UPSC फाइटर हो यार, पढ़ाई करो, मौज करो। और कुछ डाउट है तो वो कमेंट में लिखिए, और हम लोग ज़रूर नेक्स्ट सेशन में इसको डिस्कशन करेंगे। और ये भी बताएं कैसा लग रहा है वीडियो हमारा, और इस डिस्कशन को हम और आगे ले जाना चाहेंगे, और मैं चाहूँगा कि हम अच्छे से आगे और भी इसको हम करें, स्टडी करें। ठीक है दोस्तों, अब मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। ठीक है, धन्यवाद।